दोस्तों, आज पेश है मौत की रात। ये कवर चित्र है। विशाल नगर बहुत ही विशाल राज्य था। आसपास के अनेक छोटे बड़े उसकी सीमा में आते थे। राज्य चारों ओर अमन चैन था। उसी विशाल नगर में एक रात सू अरे अधिक शिवर उत्पाद सम्मोहन से बंधा हुआ व्यक्ति लोगों के चारों ओर उंधल हो गया। वह क्या माया थी! ओह, कैसा फुहार है! मुझे खींच रहा है, जाने कहाँ ले जा रहा है। रामू काका को यह मायावी फुहार कहाँ ले जा रही है? ले गई। सुबह खोजबीन करने के पश्चात रामू काका को कोई पता नहीं चला। घर में रोना पीटना आरंभ हो गया। वो रामू रामू श्यामू के पिताजी, कहाँ चले गए तुम? बू बाबूजी। अगले रात फिर ऐसी ही घटना घटी। अरे, इस प्रकार रात में एक आदमी प्रतिदिन गायब होने लगा। जब यह सूचना राजा विक्रमसेन को मिली तो वह चिंतित हो उठे। हमारे राज्य में कैसी बुरी छाया पड़ी है, प्रतिदिन लोग गायब हो रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? दूसरे ही दिन कुंदन वन में एक अंधेरी गुफा में यह मैं कहाँ आ गया? ओम आ गया, आ जा मेरे शिकार बन जा। हा हा। और सम्मोहित व्यक्ति उसके समीप है और अगले ही पल आ हा सिर दी खून तांत्रिक की नीरस व्यक्ति का सारा खून पी डाला। हा हा, मेरी प्यास बुझ गई। हा हा, जा नरजीव लाश, अब तू मेरी तांत्रिक क्रिया पूरी करेगी, मेरा सहायक बन। और आग का में चर चर करके जलने लगी तू काली कपराली खपराली। उधर राजा विशाल नगर की प्रजावासी को विशाल सेन के पास पहुंचे। महाराज, हर रात राज्य से कोई मायावी हवा के झोंके में आता है और अपने साथ किसी एक आदमी को ले जाता है। उसके बाद पता नहीं चलता कि मायावी हवा उस आदमी को कहाँ ले जाती है और उसका क्या करती है। महाराज, यदि हर रोज ऐसा ही एक आदमी राज्य से गायब होता रहा तो सिर्फ विशाल नगर के मानव शून्य हो जाएगा। और इससे पहले ऐसा हो महाराज, आप कुछ कीजिए, उस मायावी हवा का विषय में पता लगाइए। हम स्वयं इस बात से परेशान हैं। हमारे राज्य में आजकल ये क्या हो रहा है यहाँ। आप लोग घबराइए नहीं, हमने जैसे ही बन पड़ेगा राज्य के लोगों को उस मायावी आवास के शिकंजे से मुक्ति दिलाएंगे। लोगों के जाने के बाद महाराज, विश्वास है कि आप मायावी हवा का पता लगा पाओगे। क्या बताऊं सेनापति जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मायावी हवा कौन है, किसके द्वारा हमारे राज्य में भेजी जाती है, इस बात का कैसे पता लगाऊं मैं? महाराज, आप परेशान ना होएं। इस समय आने पर यह समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। और तब तक हम लोग हाथ पे हाथ रखें प्रजा के ऐसे ही प्रकार से गायब होते देखते रहें। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता चारा नहीं है महाराज। यह बात तो है। और दूसरी ओर निधि वन में त्रिभंग ऋषि जयंत ने कह रहे थे, जयंत, हम जानते हैं तुम्हारे पिता विशाल नगर में आजकल क्या हो रहा है। नहीं गुरुजी, विशाल नगर की सुदूर रहकर भला मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ। तो सुनो, इन दिनों हर रात एक मायावी हवा में के झोंका नगर में आता है और वह मायावी झोंका अपने साथ वहाँ के एक नागरिक को ले जाता है। अच्छा, लेकिन वह मायावी हवा का झोंका ऐसा क्यों करता है? वह मायावी का हवा का झोंका अपने मालिक के हुक्म पर करता है। वह अपनी माया में कैद लोगों को अपने मालिक तक पहुंचाता है और तब उसका मालिक उस निरपराध व्यक्ति का खून पीकर उसके शव को आग की वेदी में जला देता है। ओह
मायावी हवा का मालिक कितना विषण क्रूर हत्याकांड कर रहा है गुरुवर। ऐसा करना अरोपद पर एक तांत्रिक क्रिया है। इस क्रिया में 501 बार गिरने पर क्रिया पूरी करने वाला अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों का स्वामी बन जाता है तथा वह संसार में कोई भी पराजित नहीं कर पा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन गुरुवर, नरपिशाच आखिर कौन है जो इतना घिनौना खेल खेल रहा है? आप अपनी शक्तियों द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं? अवश्य लगा सकता हूँ जयवंत। बल्कि यूँ कहो, मैंने उस नरपिशाच का पता लगा लिया है। गुरुदेव, उस समय आपने ही मुझे बताया है। बताऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। बताओ, आज से 200 वर्ष पूर्व तुम्हारे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? गुरुदेव, उस समय आपने ही तो मुझे बताया था कि मेरे पिता कुलवंत, जो कि उस समय विशाल नगर के सेनापति थे और राजकीय यात्रा पर कुंदनपुर जा रहे थे, राह में एक खूंखार शेर ने आक्रमण करके उन्हें मार डाला था। तब उसकी मृत्यु का वियोग सहन न कर पाने की स्थिति में मेरी माँ मेरे पिता के शव के साथ ही चिता में सती हो गई थी। और आपने ऐसा ही तो बताया था मुझे। हाँ हाँ जयवंत, तब हमने तुम्हें ऐसा ही बताया था, पर वह झूठ था जयवंत। हाँ जयवंत, उस समय यदि तुम्हें सच बता देता तो विचित होकर तुम शिक्षा अधूरी छोड़ देते। क्यों? यहाँ से भाग खड़े होते। और चूंकि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए तुम्हें आज सच्चाई बताता हूँ। सुनो, तुम्हारे पिता को शेर ने नहीं मारा था, अपितु एक घिनौने षड्यंत्र में फंसकर उनकी हत्या की गई थी। गुरुदेव, आपकी बातों मेरे को बुरी तरह अशांत कर रही हैं। कृपया आप मुझे विस्तार सारी बातें बताइए। ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे पिता एक सच्चे देशभक्त थे। शत्रु के अन्याय व बुरी बातों से किसी सूरत को सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन तुम्हारे पिता विशाल सेन समीप के किसी दूसरे राज्य में राजकीय यात्रा पर गए थे। और त्रिलोचन, तुम बातें बहुत बनाते हो। त्रिलोचन, तुम्हारे सैन्य के आकर बावली सी हो जाती हूँ। अपने तन मन पर मेरा कोई वश नहीं रहता। उस पर समय पद्मा, ये बातें तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। यह तो तुम्हारे सहचर्य में ही तो ऐसा सीखा है मैंने पद्मा। और उसी समय प्रतिदिन की भांति महल की निगरानी करता सेनापति कुलवंत सिंह महारानी पद्मा के कक्ष के बाहर से गुजरा। हा, महारानी शयन कक्ष में किसी पुरुष से हंसने की आवाज़ आ रही है। महाराज तो इस समय राज्य से दूर गए हैं। फिर यह रात के पहरा पर महारानी के कक्ष में कौन है? और वह संयम में डूबा हुआ कक्ष द्वार पर पहुंचा। ओह, महारानी द्वारा अन्य पुरुष से अघोष में यह क्या देख रहा हूँ? और स्तंभ सा वह सिर दी वहाँ से हट गया। इसका मतलब यह हुआ कि महारानी पद्मा दुष्चरित्र है। और महाराज क्या थी? मैं महारानी पद्मा की इस घिनौनी करतूत की वजह बताऊंगा। अच्छी राजवंश की स्त्री होकर महारानी पद्मा कितने नीचे गिर गई है। और सेनापति कुलवंत उसी समय अपने महल में वापस लौटा। और क्या महाराज महारानी के इस कृत्य के बारे में बताना ठीक रहेगा? क्यों न महाराज को आने वाले पहले महारानी से मिलकर इसके विषय में बात कर उनसे गलत राह पर चलने से रोकने की कोशिश करूं। क्या पता महारानी शुद्ध बुद्धि आ जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। कल ही प्रातः होते ही महारानी के पास जाकर बात करूंगा। अगले दिन, महारानी जी, सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे भला क्या काम हो सकता है? खैर, उन्हें हमारे पास भेज दो। जो हुक्म महारानी।
और कुछ देर पता कहिए सेनापति क्या काम है। महारानी पद्मा, मैं आपके कल रात की घटना के विषय में वार्तालाप करने आया हूँ। कल रात की घटना? मैं समझी नहीं, आप कौन सी घटना की बात कर रहे हो? महारानी इतनी अनजान न बनो, मैंने छिपे शब्दों में उस घटना का जिक्र कर दिए रहा हूँ जो कल रात मैंने अपनी आंखों से देखी है। बताओ महारानी जी, कल रात अपने शयन कक्ष में महाराज विशाल सेन के स्थान पर कौन था? तुम यह सब कैसे जानते हो? मैंने अभी कहा, कल रात मैंने अपनी आंखों से शयन कक्ष में देखा था। ओह महारानी जी, आप राजवंश की मर्यादा भूल रही हैं। आप अब भी समय है कि संभल जाइए। आप अब भी गलती का पश्चाताप कर लेंगी तो मैं वादा करता हूँ कि कल की घटना का जिक्र किसी से नहीं करूँगा, महाराज से भी नहीं। पद्मा, सेनापति जी, तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। इस समय उसके सामने झुकना ही ठीक रहेगा। और यह सोचकर मुझे क्षमा कर दीजिए सेनापति जी, वासना ने मुझे पद भ्रष्ट कर दिया था। मैं आज से सुलोचना त्रिलोचन का मुख भी नहीं देखूंगी। मुझे खुशी है महारानी जी, आपकी अपने इतनी जल्दी अपनी गलती मान ली। सेनापति जी, त्रिलोचन के स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं गंगा जल से स्नान करके अपने शरीर को पवित्र कर लूँ। आपका यह उपचार उत्तम है महारानी जी। तो आप गंगा जल लेने के लिए इसी समय गंगा की ओर प्रस्थान कीजिए। ठीक है। और कुलवंत उसी समय रथ में गंगा तट की ओर चला गया। और उधर महल में त्रिलोचन, तुम्हें सेनापति कुलवंत को हमारे प्रिय के विषय में पता चल गया क्या? और कुलवंत गंगा जल लाने गया है और की ओर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि राह में उसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसा ही होगा। और तुम फिक्र न करो, कुलवंत के विरुद्ध ऐसी चाल चलूंगा कि महाराज विशालगढ़ की सेन भी उससे घृणा करने लगेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। और त्रिलोचन ने उसी समय एक पत्र लिखा। उस पत्र में कुलवंत की खोज में चल दिया और सिर दी। वह रहा सेनापति कुलवंत। और कुलवंत का निशाना बनाकर एक भाला उसकी ओर फेंका और भाला ठीक उसके निशाने पर लगा। और जब त्रिलोचन कुलवंत को ऐसे रथ के समीप पहुंचा तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब मुझे यह पत्थर इसकी जेब में रख देना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया और उसके शव को विशालगढ़ नगर के वापस लौट ले चलना चाहिए अगले ही पल। और दूसरे और राजा विशाल सेन अपने राज्य की यात्रा पूरी करके विशाल नगर में लौट चुके थे। महाराज की यात्रा कैसी? आपकी यात्रा मंगलमय रही महारानी। और उसी समय यह कौन हो तुम और यह किसका शव उठा कर लाई हो? महाराज, मेरा नाम त्रिलोचन है, विशाल नगर का एक साधारण नागरिक हूँ, पर मैं यह त्रिलोचन कुलवंत का शव जमीन पर रखा। सेनापति कुलवंत, किसने मारा इसे? इन्हें मैंने मारा महाराज। तुमने? लेकिन क्यों? क्योंकि यह एक देशद्रोही था। सेनापति कुलवंत देशद्रोही, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है महाराज। और कुलवंत ने जेब से निकाला पत्थर। इस पत्थर को पढ़िए महाराज। पत्थर पढ़ते ही आपके सामने स्वयं आ जाएगी सच्चाई। और कुलवंत ने पत्थर पढ़ा। महाराज, निष्पन्न विशाल नगर की सेना से गुप्त सूचनाएं मैं आपको देने को तैयार हूँ, बशर्ते मुझे काम में उचित पुरस्कार मिले। कुलवंत, विशाल नगर। ओह, तो सेनापति कुलवंत हमारे निखिल वर्मन के लिए हमारी जासूसी कर रहा था। और त्रिलोचन, तुम कुलवंत जैसे देशद्रोही को मारकर ठीक किया और इसका हम तुम्हें विचित्र पुरस्कार भी देंगे। विशाल नगर का नया सेनापति बनाते हैं।
जय हो महाराज की जय हो। और विशाल सेन सैनिकों को बुलाकर सेनापति कुलविंद्र को शव को मरघट में ले जाकर जला दो। और ऐसा ही किया गया। और सेनापति कुलवंत की पत्नी को जब इस हादसे का पता लगा तो वह दौड़कर मरघट में पहुंची। स्वामी, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। और फिर चर 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 ओह, महारानी पद्मा और चित्रसेन देशद्रोही जैसा घृणित आरोप लगाकर मेरे पिता की मृत्यु का घाट उतारा था। हाँ जयवंत, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद त्रिलोचन विशालगढ़ नगर का सेनापति ही हो गया था। जानते हो, सेनापति त्रिलोचन एक तांत्रिक है जिसने उन दिनों विशाल नगर में उत्पात मचाया हुआ है। क्या? हाँ जयंत, वह सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, इसलिए रात को अंधेरे में वह प्रतिदिन एक कुंजवन की गुफा में पहुंचकर तांत्रिक क्रिया करता है। ओह, इतना नीच है त्रिलोचन। जयवंत, महारानी पद्मा और त्रिलोचन अब भी छिपकर मिला करती हैं। क्या? जिन्हें उसे मारकर तुम एक पथ दो काज करोगे। एक तो अपने पिता की मौत का बदला ले सकोगे, दूसरे विशालगढ़ की जनता की प्रजा उसके त्रास से बचा सकोगी। कहिए ऋषि, और मुझे क्या करना होगा? जैसे जयवंत, मैंने तुम्हें सब बातें इसलिए बताई कि तुम्हारा त्रिलोचन से बदला लेने का समय आ गया है। क्योंकि तुम्हें एक आदमी से निपटना है जो तांत्रिक क्रियाएं का ज्ञाता है, इसलिए अपने तांत्रिक मित्र मूसा के पास भेजूंगा। वह तुम्हें तांत्रिक शक्ति देगा जिसके द्वारा तुम त्रिलोचन से निपट सकोगे। और ऋषि तुंगभंग ने किसी समय तांत्रिक मूसा का एक पत्र लिखा, और इस पत्र को लेकर तुम इसी समय कुशाल वन से जाकर तांत्रिक मूसा से मिलो। जो आज्ञा गुरुदेव। और मूसा के पास तुम्हें कुंज को जाकर हत्यारे त्रिलोचन से टकराना है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदा साथ है। और जयवंत कुशाल वन की ओर चल दिया। और दूसरी ओर विशाल नगर में पद्मा, मैंने 490 लोगों का खून पी चुका हूँ। 15 लोगों का खून पीना रह रहा है। मुझे इसके बाद असंख्य तांत्रिक शक्तियाँ का स्वामी बन जाऊंगा। तब मैं राजा विशाल सेन को अपनी राह से हटाकर तुम्हारा वह विशाल नगर का राजा बन जाऊंगा। मैं उस दिन का बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ त्रिलोचन। और इधर कुशालवन पहुंचकर जयवंत ने ऋषि तुंगभंग का पत्र तांत्रिक मूसा को दिया। पत्र पढ़कर, आओ बेटा, ऋषि तुंगभंग की इच्छा अनुसार मैं तांत्रिक क्रियाएं द्वारा शक्तिशाली बना दूं। और तांत्रिक मूसा ने वेदी में अग्नि प्रज्वलित की। उसके बाद वह तंत्र क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात उसने वेदी में गर्म राख निकाल और उस जयवंत के पूरे शरीर में वेदी गर्म राख मलने के पश्चात, जयवंत, अब तुम अपने पिता के हत्यारे के पास जाकर जैसे ही उसे चिपटाओगे, तुरंत ही तुम्हारे शरीर पर मलिल जहरीली पवित्र तांत्रिक राख का प्रभाव में आकर हत्यारा मर जाएगा। और तब जयवंत कुशलवंत की ओर चल पड़ा। और कुंजवन में वह पहुंचकर पहुंचा तो रात हो चली थी। शायद
यही गुफा है जहाँ त्रिलोचन यज्ञ करता है, और वह गुफा के समीप छिप कर रह गया और कुछ देर बाद ही यह तो मेरे पिता का हत्यारा है। और गुफा में जाकर त्रिलोचन तांत्रिक तांत्रिक प्रयास किया, छू कपाली छू खप्पर वाली, और सिर दी। जैसे ही मायावी हवा गुफा का झोंका बाहर निकला, मुझे सिर दी मायावी हवा के झोंके के सामने आ जाना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। मायावी हवा का झोंका तुरंत वापस मुड़ा और गुफा की ओर चल दिया और गुफा में प्रवेश किया। शाबाश मायावी हवा के झोंकी, आज तू तो बड़ी जल्दी मेरा शिकार को अपने जाल में फंसा लाया। जैसे जयंत ने त्रिलोकन के नजदीक पहुंचा और अभिजित के शरीर में तांत्रिक क्रियाएं संपृक्त हुई राख मली हुई थी, इसलिए वह जमीन पर गिरा और पड़ा। मेरा शरीर में आग जल रही है। ओह, शरीर में आग की तपिश सहन न करने के कारण मैं कलावजियाँ खाने लगा। सर्दी, उफ, उसके प्राण त्याग दिए। मेरे पिता की हत्यारे, देख लिया तूने अपना अंजाम। और जयवंत ने लाश पीठ पर लाद के गुफा से बाहर आया और अपने मृत त्रिलोचन के घोड़े की पीठ पर डाल दिया लाश को। और विशालपुर के राजा जब विशाल सेन के सामने पहुंचा, महाराज, मैं हत्यारे को ले आया हूं। हर रात विशालपुर में एक नागरिक को गायब कर देता था। उसकी करतूत के कारण आप काफ़ी परेशान थे। ज़रा हम भी इसकी सूरत देखें। इसकी सूरत अवश्य देखिएगा महाराज, परंतु आप महारानी पद्मा को यहाँ बुला लीजिए। महारानी पद्मा को यहाँ बुला लें? क्यों? लेकिन क्यों, क्या कारण है? महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा महारानी जी को यहाँ बुला लीजिए। अच्छा, ठीक है, हम बुलाते हैं। और पद्मा के आने पर जयवंत ने शिव को जमीन पर सीधा किया। यह तो सेनापति त्रिलोचन है। त्रिलोचन? महाराज, यही है वह हत्यारा, विशालपुर के लोगों को गायब करके उनका खून पीता था। क्या? हाँ महाराज, मेरी बात का यकीन न हुआ तो महारानी जी से पूछ लीजिए। और विशाल सेन ने जैसे ही महारानी पद्मा की ओर देखा, महारानी, क्या यह क्या कर रही हो? तुम रुक जाओ। लेकिन महारानी नहीं रुकी। यह क्या कर डाला तुमने महारानी? महाराज, हमारा खेल खत्म हुआ आज। और महारानी प्रेरण पकड़ उड़ गई। ओह महाराज, महारानी दुराचारनी, महारानी की मौत पर इस पर दुखी न हुई है महाराज। इसकी यही इज्जत लायक नहीं थी। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। वर्षों पहले एक आदमी ने महारानी को पद्मा को गलत राह पर चलते से रोकना चाहता। उसे देशद्रोही बनाकर मौत की घाट उतार दिया था महाराज। और जयवंत ने सविस्तार सारी बात विशाल सेन को बताई। तत्पश्चात, मैं उसी देशद्रोही सेनापति कुलवंत का बेटा जयवंत हूँ महाराज। जयवंत, तुम्हारी बातों से हमारी आंखें खोल दी है। इस देशद्रोही के नहीं, अपितु देश प्रेमी के बेटे हो। हम तुम्हें इसी वक्त विशाल नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। और जयवंत गंगा नदी घाट पे अपने पिताजी और माता का तर्पण किया और विशाल नगर का सेनापति बनकर वह अपना कर्तव्य निर्वाह सुखपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।